हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। तो वीडियो को कंप्लीट पूरा देखें, वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे 1857 की क्रांति भारत के संदर्भ में। और इससे पहले हमने वीडियो में क्रांति की शुरुआत और उनके जो नेता थे, नेतृत्व करने वाले, उनके बारे में हमने जो फैक्ट थे उनके बारे में बात की थी। और आज की जो वीडियो है जो हमारा, इसमें क्रांति के कारण क्या रहे और कारण के साथ ये असफल क्यों हुआ और इसके परिणाम क्या हुए और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, ये सभी बात करने वाले हैं। तो वीडियो पे पूरा बना रहें, इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें। ठीक है, पसंद आए तो चलिए हम बात करते हैं। तो देखो, क्रांति के जो मुख्य मुख्य कारण थे वो हम यहाँ पे देखेंगे। और अच्छे नोट्स हैं तो आप इनको नोट्स में लिख भी सकते हैं, बना भी सकते हैं। तो पहली बात तो ये ध्यान रखना है कि एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि 1857 का जो विद्रोह था, इसका सर्वप्रथम जो मुख्य और तात्कालिक जो कारण है वो क्या था। सैनिकों को गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग करने के लिए देना। ठीक है, जो नई राइफलें थी, एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया गया था इस समय। और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस होते थे उनमें जो टोपी होती थी वो सुअर और गाय की चर्बी से बनती थी। तो उस टोपी को पहले वहां से तोड़ना होता था, तो मुंह से उसको तोड़ना पड़ता था। इस वजह से जो भारत के जो सैनिक थे ब्रिटिश सेना के अंदर, मुस्लिम और हिंदू, तो उन दोनों के लिए गाय गाय और सुअर की चर्बी को यूज करना जो था वो धर्म के विरुद्ध था। तो इसी कारण मंगल पांडे ने क्या किया था, सबसे पहले इसकी शुरुआत की थी। तो तात्कालिक कारण हमसे पूछे तो आपको ये ध्यान रखना है कि तात्कालिक कारण क्या है। सैनिकों के द्वारा कारतूसों के प्रयोग को मना कर देना। ठीक है, इसके अलावा जो कारण है वो हम देखते हैं। पहला है राजनीतिक कारण, क्या रहा होगा। राजनीतिक कारण में हम ये देखेंगे कि एक तो लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि थी उस समय। रियासतों को, राज्यों को साम्राज्य में मिलाने की जो संधि थी, सुरक्षा संधि। और डलहौजी की व्यक्तिगत नीति या राज्य हड़प नीति, ये ज्यादा महत्वपूर्ण थी। इसके तहत जिस रियासत, हड़प नीति जो थी, इसके तहत क्या होता है, जिस रियासत के राजा के कोई संतान नहीं होती थी तो उसकी मृत्यु के बाद, राजा की मृत्यु के बाद, वह जो रियासत है उस रियासत को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया जाता था। तो ये थी राज्य हड़प नीति जो लॉर्ड डलहौजी ने शुरुआत की थी। इस नीति के तहत देखो, डलहौजी ने सबसे पहले सतारा को 1848 में, ठीक है, सतारा को सबसे पहले कब हड़प लिया था, 1848 में। जैतपुर संबलपुर को 1849 में, बगाट को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और झांसी को 1853 में, नागपुर को 1854 में अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। तो आपसे ये क्रम पूछा जा सकता है कि हड़प नीति के तहत कौन से क्षेत्र को पहले मिलाया गया था, पहले राज्य में अंग्रेजी साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था, हड़प लिया था। तो ये आपको क्रम ध्यान रखना है। 1848, उसके बाद 1849, इसमें सतारा था, और 49 में जैतपुर संबलपुर था। फिर बगात 1850, ठीक है, इसके बाद उदयपुर 1852, और फिर झांसी 1853, और इसके बाद जो अंतिम था 1854, जो नागपुर था, इसे मिला लिया गया था। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट, डलहौजी ने अवध अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर हड़प लिया था। तो ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि डलहौजी ने कौन से क्षेत्र को कुप्रशासन का आरोप लगाकर उसे हड़प लिया था। तो अवध को कुप्रशासन का आरोप लगाकर इन्होंने हड़प लिया था, तो ये याद रखें। नेक्स्ट देखो, पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्र नाना साहेब की पेंशन डलहौजी ने क्या कर दी, बंद करवा दी। क्यों? क्योंकि ये जो पेंशन थी ये निजी रूप से बाजीराव को दी जाती थी, न कि पेशवा को। तो पेशवा तो इनमें क्या हो गई, सभी राजाओं की पदवी हो गई, तो ये जो पेंशन मिलती थी ये सिर्फ बाजीराव को मिलती थी। तो इसलिए इन्होंने क्या किया, नाना साहेब को जो पेंशन मिलने वाली थी उसको बंद करवा दिया। तो इसमें भी एक असंतोष उत्पन्न हुआ। अगला देखो, डलहौजी ने कर्नाटक व तंजौर के नवाबों को राजकीय जो उपाधियां थी, राजकीय उपाधियां जो दी गई थी उनको जब्त कर ली थी।
ठीक है। तो भारत के अगर संदर्भ में बात करें तो नवाबों की नगरी को नवाबों की नगरी जो होती है तंजौर होती है, और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो जो टोंक है वो नवाबों की नगरी होती है। तो इनमें नवाबों की जो राजकीय उपाधियां थी वो उन्होंने जब्त कर ली, छीन ली। तो इससे भी क्या हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ, ये राजनीतिक कारणों में है। इसके बाद देखो 1849 में डलहौजी ने घोषणा की कि मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों को मुगल महल यानी लाल किला छोड़कर जाना पड़ेगा। यानी कि जब बहादुर शाह मृत्यु हो जाएगी तो उत्तराधिकार जो है वो समाप्त हो जाएगा, यानी कोई दूसरा राजा अब नहीं बनेगा, मुगल जो मुगल बादशाह थे। तो ये डलहौजी ने घोषणा की थी 1849 में। 1856 में कैनिंग ने भी ये घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद मुगलों से ये जो सम्राट की पदवी है, जो सम्राट हम कहते थे, ये पदवी छीन ली जाएगी और ये सिर्फ क्या कहलाएंगे, राजा कहलाएंगे, और इनको यहाँ लाल किले से छोड़कर बाहर जाना पड़ेगा। तो ये इन्होंने घोषणा की थी उस समय। तो ये सब राजनीतिक कारणों में थे। इसके बाद देखो आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में देखो क्या क्या थे। सबसे पहले अनऔद्योगिकरण की नीति 1800 से 1850। अनऔद्योगिकरण की नीति में क्या हुआ था कि भारत को कच्चे माल का एक केंद्र बना लिया था। यहाँ से कच्चा माल ले जाते थे, ब्रिटिश ले जाते थे, और वहां पर माल को यूज करके सामान वस्तुएं बनाकर वापस हिंदुस्तान यानी भारत लाकर बेचते थे ऊंचे दामों पर। ये थी अनऔद्योगिकीकरण की नीति। ठीक है। तो भारतीय व्यापारियों में लगभग इन पर 95% टैक्स वसूला जाता था, और वही इन्हीं माल पर 2 या 3% अंग्रेज अधिकारियों, अंग्रेज जो व्यापारी थे उनसे लिया जाता। तो अंग्रेजों से कम टैक्स वसूला जाता था, जबकि भारतीय व्यापारियों से इसके बदले 95% टैक्स वसूला जाता था। तो ये भी एक असंतोष की स्थिति थी। इसके बाद देखो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग यहाँ कंप्लीटली समाप्त हो गया, क्योंकि जैसे जैसे ये वाणिज्यीकरण हुआ, ये जो उद्योग है ये बढ़े अंग्रेजों के कारण। तो ये जो पाश्चात्य जो वाणिज्य व्यापार था यहाँ भारत में बढ़ने के कारण जो भारत का जो पहले ज्यादा यूज होने वाला जो हस्तशिल्प का उद्योग था वो कंप्लीटली क्या होने लगा, समाप्त होने लगा। तो इससे बहुत ही असंतोष हुआ था। अगला देखो कृषि का वाणिज्यीकरण करना। वाणिज्यीकरण करने का मतलब है कि कृषि में केवल उन्हीं फसलों को बोया जाता है जिनसे क्या होता है भाई, राजस्व बढ़ता है। ठीक है। जो व्यापारिक फसलें होती वही बोया जाता था। तो वाणिज्यीकरण कर दिया गया था, जिसे महाराष्ट्र में कपास का उत्पादन अनिवार्य कर दिया था। ठीक है। और नील की खेती करवाना ये भी अनिवार्य कर दिया था। अफीम की खेती करवाना भी अनिवार्य कर दिया था। ये जो खेती थी वो एमपी में ज्यादा लागू हुई थी। तो ये भी होता है कि नील की खेती करने से जो भूमि है वो बंजर हो जाती है, उसके बाद उस भूमि पर दूसरी फसल नहीं बोई जाती। तो ये भी एक किसानों के अंदर असंतोष हुआ था, उनकी भूमि है जो खराब हो रही थी। ठीक है। इसके बाद देखो नेक्स्ट 1853 ईस्वी में ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में निवेश करना प्रारंभ कर दिया था। ठीक है। अब कुछ भू राजस्व उस समय क्या थी, कुछ लगान थी, उन व्यवस्थाओं से भी किसानों पर बहुत भार पड़ा और उसकी वजह से असंतोष हुआ। तो देखो कुछ बंदोबस्त भूमि के, स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी। तो थोड़ी सी जानकारी हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ये जो भूमि के संदर्भ में जो यहाँ पर लगान बागें लागू की गई थी। तो सबसे पहले देखो स्थायी बंदोबस्त क्या होता है। स्थायी बंदोबस्त होता है कि निश्चित समय के लिए किसी भूमि का मालिक किसी जमींदार को बना दिया जाता है। और जमींदारी क्या होता है कि भूमि का जो भी राजस्व मिलता है वो अंग्रेज अधिकारी यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देता है। यानी कि मान लो ये जमीन है, तो इस जमीन का जो अधिकार है, जो मालिक है, वो क्या होता है, जमींदार को बना दिया जाता है। जमींदार को बना दिया जाता है। अब ये जमींदारी क्या होता है कि इस भूमि से जो भी राजस्व जो खेती से उत्पन्न होता है या किसी और से उत्पन्न होता है, तो वो राजस्व पूरा का पूरा जमींदार किसको देता है, BIC को, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को, अधिकारियों को देता है। तो ये जो प्रथा थी ये कहलाती थी स्थायी बंदोबस्त करना। ठीक है। अब इस बंदोबस्त में देखो 1793 में ये लागू हुआ था। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन था ब्रिटिश का, वो था विलियम पिट्स। ठीक है। गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ब्रिटिश भारत में ये कितना था, 19% भूभाग पर लागू थी। ये जो बंदोबस्त व्यवस्था थी वो कितनी थी, 19% भूभाग पर। ठीक है। अब इस व्यवस्था का कुछ अन्य नाम भी है, ये भी आपको ध्यान में रखना, कई बार एग्जाम में आ जाता है। इस्तमरारी बंदोबस्त भी इसी को कहते हैं, विश्वदारी बंदोबस्त भी कहते हैं। ठीक है। तो ये इसके अन्य नाम है। और इस व्यवस्था में एक ये नियम था कि सनसेट लॉ था। सनसेट लॉ यानी कि अगर सूरज डूबने से पहले पहले अगर जमींदार इस जो भी राजस्व है वो BIC को नहीं देता है, तो उसकी जमींदारी जो है वो नीलाम कर दी जाती है
उसको बेच दिया जाता है, यानी उससे जमींदारी जो भार है वो उससे ले लिया जाता है और किसी दूसरे को बना दिया जाता है। तो ये स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था थी। इसके बाद देखो दूसरा जो है वो है रैयतवाड़ी। अब रैयतवाड़ी क्या होता है कि इसमें भूमि का स्वामी जो है वो किसान को बना दिया जाता है। ठीक है, जो किसान की भूमि है उसी को उसी का स्वामी बना दिया जाता है और उस पर राजस्व के लिए सीधे ही BIC को जमा करवाता है। तो वो उस भूमि से जो भी राजस्व उत्पन्न होता है वो डायरेक्ट किसको देता है, BIC को देता है। तो इसमें जमींदारी व्यवस्था को खत्म कर देते हैं, यानी बीच में जो जमींदार होता है उसको यहाँ पर खत्म कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसान ही क्या होता है, डायरेक्ट राजस्व जो होता है वो डायरेक्ट किसको देता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों को। तो इसमें जो जमींदार होता है बीच में वो यहाँ पे नहीं रहता। ठीक है, और ये जो व्यवस्था थी वो कितने भूभाग पर लागू थी, 51% ब्रिटिश भूभाग पर ये लागू थी। ठीक है, कितने प्रतिशत, 51%। अब 1792 ईस्वी में कैप्टन रीड ने सबसे पहले तमिलनाडु के वारा महल में ये प्रायोगिक तौर पर लागू की गई थी। कब लागू की थी, 1792 में। ठीक है, तमिलनाडु के वारा महल में। इसके बाद 1820 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर थॉमस मुनेरो ने संपूर्ण मद्रास और मुंबई में इसे लागू कर दिया गया था। ठीक है, तो अब देखते हैं तीसरा जो कर था, महालवाड़ी। महालवाड़ी का मतलब, महाल का मतलब गांव होता है, बाड़ी का मतलब बंदोबस्त। ठीक है, पूरे गांव को, यानी जो भूमि है उस पूरे गांव को एक इकाई मानते, तो गांव की भूमि को एक इकाई मानकर उस गांव के मुखिया को, जिसे लंबरदार कहा जाता है, उसी को क्या कर दिया जाता है, उसका स्वामी बना दिया जाता है। और जो भी राजस्व होता है वो ही क्या करता है, उसे जमा करवाता है। किसे जमा करवाता है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी को। और ये शुरुआत कब हुई थी इसके, 1819 ईस्वी में होल्ट मैगजी ने ये सुझाव दिया था। 1882 के रेगुलेशन 7 के द्वारा इसे लागू कर दिया गया था। सबसे पहले अवध आगरा में लागू की गई थी। फिर ब्रिटिश भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर, 30% भूभाग पर। तो ये कितने प्रतिशत लागू हुआ था, ये आपको याद रखना है कि महालवाड़ी हो गया 30%, और जो रैयतवाड़ी है वो हो गया 51%, और जो स्थायी बंदोबस्त था वो हो गया 19%। तो लगभग बहुत ज्यादा 90-95% जो कर था वो इन्हीं में चला जाता था। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। ठीक है, 1857 की क्रांति की शुरुआत का। तीसरा कारण है धार्मिक और सामाजिक कारण। इसमें क्या होता है, देखो धार्मिक अधिनियम, धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। इस अधिनियम के तहत क्या होता है कि इसमें भारतीय व्यक्ति द्वारा धर्म परिवर्तन करने पर उसे पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। और उस समय क्या हो रहा था, ईसाई मिशनरियों ने हिंदुओं को ईसाई धर्म में लाकर उनका धर्म परिवर्तन कर रहे थे। तो इसमें क्या होता है, अगर वो धर्म परिवर्तन कर लेता है तो उसे अपनी पैतृक संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते। तो ये है धार्मिक निर्योग्यता अधिनियम। ठीक है, इसके बाद देखो सरकारी स्कूलों में बाइबिल को अनिवार्य विषय के रूप में शामिल कर दिया गया। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिंग ने और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से रेगुलेशन 1829 के भाग 18 के तहत बंगाल में सती प्रथा को क्या कर दिया, निषेध घोषित कर दिया गया था। ठीक है, 1830 ईस्वी में मद्रास में और मुंबई में इस प्रथा को लागू कर दिया गया था। तो सती प्रथा को बंद करने का जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है, विलियम बेंटिक और राजा राम मोहन राय को। ठीक है, कब बंद हुआ था, ये हुआ था 1829 में। सबसे पहले कहाँ हुआ था, बंगाल में, उसके बाद मद्रास और मुंबई में लागू हुई थी। इसके बाद देखो विधवा पुनः विवाह अधिनियम 1856, इसमें लॉर्ड डलहौजी ने और ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से लागू किया गया। तो विधवा पुनः विवाह नियम भी यहाँ पे लागू कर दिया गया। इसके बाद देखो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार बहुत ज्यादा होने लगा था उस समय। ठीक है, ये थे धार्मिक और सामाजिक कारण। इसके बाद देखो सैनिक कारण क्या होते। तो सैनिक कारण में देखो सबसे पहला कारण है 1856 के डाकघर अधिनियम द्वारा सैनिकों को दी जाने वाली निःशुल्क डाक सुविधा, ये डाक सुविधा है, डाक सुविधा खत्म कर दी गई थी। तो ये इस अधिनियम के द्वारा क्या होता है कि जो सैनिक होते थे उनको निःशुल्क डाक सुविधा दी गई थी। तो इसे सबसे पहले इन्होंने खत्म कर दिया। इसके बाद देखो लॉर्ड कैनिंग ने घोषणा की कि सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम 1826 के तहत भारतीय सैनिकों को समुद्र पार कर किसी भी स्थान पर सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया था। यह था सामान्य सेवा अधिनियम 1826। इस अधिनियम में क्या था कि कोई भी भारतीय सैनिक है उसे कहीं पर भी जा सकता है और अपनी सेवा देना अनिवार्य कर दिया गया था। और उस समय क्या था कि भारतीय समाज में समुद्र को पार करना धर्म के विरुद्ध समझा जाता था। ठीक है, इसके बाद क्या था, एनफील्ड राइफलों का प्रयोग किया जाना, वो चर्बी वाले कारतूस वगैरह जो भी थे, ये सैनिक कारणों में आते हैं। ठीक है,
अब 1857 की जो क्रांति है ये असफल क्यों रही, इसकी असफलता के मुख्य कारण क्या है? तो पहला कारण है विद्रोहियों के पास योग्य व कुशल नेतृत्व नहीं था। ठीक है। दूसरा है इसमें संगठन नहीं था, संसाधनों की कमी थी, सीमित विद्रोह था केवल उत्तर भारत में, जबकि पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद आदि जो दक्षिणी राज्य थे इनके साथ शासकों ने विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों की सहायता की थी। शिक्षित मध्यम वर्ग व व्यापारियों ने साथ नहीं दिया। विद्रोह के पास सुनियोजित योजना व भविष्य का कोई दृष्टिकोण नहीं था। तो ये असफलता के मुख्य कारण थे। ठीक है। अब इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ? परिणाम में हम देखें तो पहला है भारत का शासन 1818 अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश ताज के पास चला गया था। 1858 है ये। ठीक है। 1858 का अधिनियम निकाला गया था 57 की क्रांति के बाद। इससे क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन कंप्लीटली खत्म हो गया और शासन किसके पास चला गया? सीधा डायरेक्ट ब्रिटिश ताज के पास चला गया। ठीक है। भारतीय सचिव का पद सृजन हुआ जिसमें भारत शासन के जो भी जिम्मेदारी है वो सचिव को दी गई थी। सेनाओं में यूरोपीय जवानों की संख्या बढ़ाई गई। बंगाल सेना में 2 भारतीय सिपाहियों पर 1 यूरोपीय सिपाही, मुंबई और मद्रास में 5 भारतीय सैनिकों पर 2 यूरोपीय नियुक्त किए गए थे। जाति, क्षेत्र, समुदाय के आधार पर रेजिमेंट की स्थापना हुई। फूट डालो राज करो की नीति अपनाई गई थी। तो ये सारे साधारण से इसके परिणाम थे। इसके बाद देखो क्रांति का महत्व क्या था। तो भारत में इस क्रांति का महत्व था, इसने ब्रिटिश कंपनी के प्रशासन व उसकी सेना में कमियों को उजागर किया। भारतीयों के लिए यह विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष के पद को बेहद प्रभावित किया। इस विद्रोह से ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्थानीय प्रतिरोध की परंपरा को स्थापित किया, जिससे स्वतंत्रता के राष्ट्रीय संघर्ष के बाद सहायता प्रदान की। यानी एक स्वतंत्रता का पथ यहाँ पर निकल के आया और यहीं से फिर ब्रिटिश जो प्रशासन था उसके विरुद्ध जगह जगह पर विरोध होने लगा। तो ये इसका महत्व था। तो आज हमने 1857 की क्रांति जो है भारत की वो कंप्लीट कर ली है। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में राजस्थान के संदर्भ में इस क्रांति की बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।